अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज प्रोग्राम के तारुफ से पहले सबसे पहले आज की अहम खबर, वज़ीर-ए-आला के हल्के में मंशियात के कारखाने। ये वज़ीर-ए-आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और ये इल्ज़ाम लगाया है इख्तियार वली ने, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वो मुशीर हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये 14 सेकंड का क्लिप आपको सुने। रिहायशी शलोबर कबीले और कौम के लोग, जहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। तो ये उन्होंने कहा, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी अपनी मलकियती ज़मीन है जिस पर भंग काश्त हो रही है, और फिर उसके बाद उससे क्या क्या बनता है और कहाँ जाता है, ये भी सुनिए। मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल और अर्ज में वो जाके वो फैलेगी। और इस बात का सबूत क्या है, ये जो इल्ज़ाम लगाया है इख्तियार वली साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब पे, उसका सबूत क्या है, सुने ज़रा क्या कह रहे हैं। वहाँ के लोकल रिहायशियों को जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है, और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो इसको सबूत नहीं मानेंगे कि ये ज़मीन, अगर किसी ने कह दी ये उनकी ज़मीन है, लेकिन कागजात क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इख्तियार वली साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इन इल्ज़ामात का दायरा वसी कर दिया। ये सुने ज़रा। इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान से, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वजीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। तो ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और 13 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, और उनके जो नए वज़ीर आला आए हैं बहुत ज़्यादा करो-फर के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ उनको लाया गया है, और ये था कि आके वो कुछ काम करेंगे सूबे के अवाम के लिए। लेकिन उन पर ये जब से आए हैं मुस्लिम लीग नून और हुकूमती हल्के, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबूत नहीं दिया जा रहा। और सवाल ये पैदा होता है कि ANF जिसका काम ही मंशियात की काश्त और उसके फ़रोग और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको रोकना है, वो क्या कर रही है। अगर राना सनाउल्लाह की जीप में से 20 किलो हेरोइन बरामद की जा सकती है, तो यहाँ उन्हें कौन रोक रहा है, अगर सबूत इतने पक्के हैं। इस पर हम अपने प्रोग्राम में अगले हिस्से में बात करेंगे। और मैं बताऊँ कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है, टॉप स्टोरी हमारी होगी इंतखाबात, मुज़ाकरात और मंशियात साथ साथ। और हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी, जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लियामानी अमूर के, और शौकत यूसुफजई, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम बात करेंगे कि आज मुख्तलिफ पाकिस्तान के हलकों में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। लेकिन जितने भी हलकों में इंतखाबात हो रहा है, सबसे अहम 2 हलके हैं, एक हरीपुर का और एक लाहौर का। हरीपुर की सीट उमर अयूब के नाअहल होने से खाली हुई है, और वहाँ पे उनकी बेगम इंतखाबात लड़ रही हैं शहरनाज, उनके मुकाबले में बाबर नवाज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। और लाहौर का दूसरा हल्का हमाद अजहर जहाँ से नाअहल हुए थे, वो सीट खाली हुई है, वहाँ भी इंतखाबात हुए। इन दोनों, हमाद अजहर साहब के वालिद के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी, माफ़ कीजिएगा, उसमें वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। और इसलिए दोनों नशिस्तें बहुत आम है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ कोई उम्मीदवार हैं, लेकिन बाकी हलकों के इतनी तवज्जो नहीं है। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू भी होगा कि बाई इलेक्शन में क्या हुआ और क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, कैंपेन कैसी रही, फील्ड से बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे। मुकर्रम खान हमारे नुमाइंदा DG खान में NA 185 को कवर कर रहे हैं, उमर आसिफ हरीपुर से NA 18 को, कासिम अरशद लाहौर से NA 129, नईम कैसर फैसलाबाद से NA 96। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक, और तमाम पाकिस्तान के वालिदैन को जो कंसर्न करता है। ब्रिटिश राज तो ख़त्म हो गया 80 साल पहले, लेकिन आज भी O लेवल और A लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वालिदैन की जेबों में से ब्रिटिश राज अरबों रुपया हर साल कैसे ले जाता है, हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में, और इसकी क्यों नहीं जा रहा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आज आप शादी पे जा रहे हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने टाई सूट भी बिल्कुल नया ही है, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये इंतखाबात में जो आपकी पार्टी आगे जा रही है, उस खुशी में है या कोई और वजह है? देखिए जी, इंतखाबात में तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं, अफसार साहब, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है।
और मुझे उम्मीद है कि जब मुकम्मल नताइज आएंगे तो आपको जो अक्सरियत सीटें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नज़र आएंगे। खुशाइंद है और एक आवाम का एतमाद और ट्रस्ट है। उसके साथ साथ इस बात पे भी मुझे खुशी है कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए हैं, किसी तरह के कोई नाखुशगवार वाक़यात, क्योंकि इलेक्शन में कभी लड़ाई झगड़े, कभी पोलिंग बंद, ये चीज़ें होती रहती हैं, तो उस तरह की कोई इतलात कम अज़ कम मैंने तो नहीं सुनी। तो ये भी बड़ा खुशाइंद है कि एक अच्छे माहौल में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसमें जो सिविल आर्म फोर्सेस थी उनकी मदद भी ली और इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए। देखिए महंगाई तो बहुत है और लोग तंग भी हैं, फिर किस बुनियाद पे आपकी पार्टी जो है लीड कर रही है? क्या इसमें कोई रिगिंग हुई है या जो वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है उस वजह से आपकी पार्टी लीड कर रही है? देखिए वोटर टर्नआउट तो बाई इलेक्शन में अक्सर, क्योंकि हम अपनी पार्लिमानी जो भी हमारी आप ये कहें कि तजर्बा है उसमें मैंने देखा है कि जो बाई इलेक्शन होता है उसमें टर्नओवर हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आपको पता है पूरा मुल्क जो है वो चार्ज होता है और अवाम जो है वो बाहर निकलते हैं और वोट डालते हैं। और चूँकि बाई इलेक्शन एक मखसूस इलाके के अंदर हो रहा होता है, लोकल एक्टिविटी होती है, तो उसमें इतना टर्नओवर नहीं होता, तो इसलिए ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन देखें क्योंकि किस वजह से पंजाब में आप देखें कैसे कर रही है, पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब के लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब का दौर भी देखा हुआ है। उस दौर में क्या हुआ और उसका बराह रास्त जो कंपैरिजन है वो मरियम नवाज शरीफ के दौर से है। परफॉर्मेंस देखें आप, लोगों के साथ इंटरेक्शन देखें, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी देखें, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे असातिज़ा हैं, चाहे हमारी डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो हमारी आप ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट है, हमारी क्लाइमेट के ऊपर जो काम हो रहा है पंजाब में, हर शोबे के अंदर आपको एक नुमाया तरक्की और नुमाया फ़र्क नज़र आता है। तो लोग जब ये देखते हैं कि वाकई संजीदगी के साथ और इंतहाई मेहनत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है तो यकीनन फैसलाबाद में जो कुछ हुआ है, जो वहाँ पे धमाका हुआ है वो फैक्ट्री में, और उससे आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नेंस, आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन एडिशनल कमिश्नर, इन सब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं जो वहाँ पे अपॉइंट आपकी हुकूमत ने किए हैं? मैं फैसलाबाद की इस वक्त स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो क्या है आप परफॉर्मेंस? मैंने तो देखिए पूरे पंजाब की बात की है। ये इल्ज़ाम तक लगा है कि वो पैसे लेके एनओसीज जारी कर रहे हैं नई फैक्ट्रीज के। मैंने तो पूरे पंजाब की बात की है और आपको एक कंपैरिजन दिया है कि उस्मान बुज़दार दौर वर्सेस मरियम नवाज दौर में कितना फ़र्क है जो लोगों को नज़र आ रहा है। दूसरी बात जो आपने फैसलाबाद की है, एक ज़िले की आपने बात की है, तो इस पर तहकीकात जारी है। अगर कोई भी नुमाइंदा, कोई भी इसमें अफसर अगर इन्वॉल्व हुआ तो मैं समझता हूँ कि जो सीएम है होंगे ना पंजाब की, नहीं मैं आपको अर्ज करता हूँ ना कि जिस इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि जिसकी गफलत, कोताही, मुजरमाना गफलत आप इसको कहें, उससे ही हादसा हुआ है। आप देखेंगे कि जो सीएम है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो किसी सूरत में स्पेयर करने वाली नहीं है। वो इस तरह की जो लूप होल्स हैं और अगर किसी ने कोई गलती की होगी तो उसको बराबर सजा मिलेगी। ठीक है। शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आपने पंजाब की बात तो की, वहाँ पे 6 कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पे इलेक्शन हो रहे हैं कि मरीम नवाज़ की चीफ मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये जो हरीपुर हज़ारा में आपको लीड मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत नहीं है, तो वहाँ लीड कैसे मिल रही है आपको? उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा था कि लोकल इंतज़ामिया को वार्निंग दी थी कि आपने अगर कुछ हैंकी पैंकी की, इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो कुछ फॉर्म 47 की बात। देखिए आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि हरीपुर में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है और अगर वहाँ पे भी हमारी पार्टी को लीड मिल रही है तो इसका मतलब ये है बहुत कम लीड है वैसे अभी तक। एक कंपैरिजन जो है वो पंजाब में मैंने ड्रॉ किया है और एक कंपैरिजन मरकज़ में भी मौजूद है, और वो है इमरान खान का 4 साल दौर और शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम का और मौजूदा दौर। उन दोनों में भी आप फ़र्क देखें। एक दौर में आपने दिखा सके लोगों को, बिल्कुल दिखा सके नैरेटिव तो एक दौर में पीटीआई का बहुत मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, दैट इज़ नॉट नैरेटिव। मैं आपको बता देता हूँ, 2 जुमलों में बता देता हूँ। इमरान खान के दौर में आपने देखा कि जो सियासत थी वो सिर्फ एक नफ़रत फैलाने की, सियासी मुखालिफिन को गालियाँ देने की, पॉलिटिकल लीडरशिप को लताड़ने की, और ये सारी आपने गुफ्तगू। जबकि हमारे दौर में आपको काम नज़र आ रहा है, जितने भी इस वक्त
इंडिकेटर्स हैं वो इकोनॉमिक हों, वो और इंडिकेटर्स जो किसी भी गवर्नमेंट को असेस करने की, उसकी कारकर्दगी को असेस करने के होते हैं, वो पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एक बहुत टेस्ट केस था पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ मार्का हक। उसमें अल्लाह ने जो आपको फतह दी है और जो कामयाबी दी है, और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी जो सिविल क़यादत थी उनकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, न सिर्फ इस खित्ते में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और पजीराई मिली है। तो इसका मतलब अक्रॉस द कंट्री आपको उससे फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, सियासी फ़ायदा। ये बताइएगा शौकत साहब, ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी तारिक साहब की, ये मुझे बताएं कि हरीपुर की नशिस्त से बात कर लेते हैं। आज जो इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ा अहम मुकाबला है वहाँ पे, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून आगे है, थोड़ी सी बहुत कम है लेकिन है आगे। इतने वोट लेना बाबर नवाज साहब का, जबकि अयूब खान की फैमिली वहाँ पे बहुत ताकतवर है, 2 सूबाई असम्बली की सीटें उमर अयूब के घर में हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं पीटीआई के, उनकी बेगम वहाँ पे इंतखाबात लड़ रही हैं, सूबाई हुकूमत वहाँ पे आपकी अपनी है। फिर ये क्या वजह, क्या हम समझें कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें अब डेंट पड़ना शुरू हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में भी, और लोग परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, डेंट पड़ने की बात तो तब होती जब तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा लेती। पहली बात तो यह है कि सिवाय इन 2 सीटों के ऊपर वो भी आज़ाद हैसियत से लोग खड़े हैं और पुश कर रही है पीपीआई। मैंने सिर्फ हरीपुर की बात की है, अदरवाइज तो देखें ना, इस इलेक्शन के तो कोई क्रेडिट नहीं है ना। इसका क्या क्रेडिट है, क्योंकि हम तो पहले भी जीत चुके थे। हमें क्यों वहाँ से हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि जो पहले तो हमसे सीटें भी छीनी गई, मखसूस नशिस्तें भी ले ली गई, फिर हमारे लोगों को नाअहल भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वोट को इज्जत तो नहीं मिल रहा है, फिर इलेक्शन किस चीज़ का लड़ा जाए। और दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर हम इलेक्शन लड़ें तो वहाँ पर अगर कोई दफ्तर भी खोलें इलेक्शन ऑफिस, वो भी नहीं छोड़ा जाता, सील कर देते हैं। लोगों को डराया धमकाया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, वर्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये तो इलेक्शन नहीं हुआ ना, ये तो इलेक्शन है ही नहीं इस तरह से। बाकी देखें, मेरे भाई ने बात की कि ये जो है ना बड़े ये मेरे ख्याल से लोग जो है ना, आवाम बड़े खुश हैं इनसे, क्योंकि महंगाई में बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि मईशत वाकई बहुत बड़ी बेहतर हुई है, और क्योंकि वाकई इन्होंने कर्जा नहीं लिया है इस मुल्क के। और वाकई जो IMF ने कहा है कि जी 5.3 खरब का जो बदनवानी हुई वो नहीं हुई है, ये क्या मतलब? ये तो बिल्कुल मजाक है ना आवाम के साथ। आप तो लेके ना लोगों के ज़ख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं। एक तरफ आवाम रुल रही है, ना ख़रीदारी बेचारे कर सकते हैं, ना कुछ खाने पीने की अशिया ख़रीद सकते हैं, ना उनको रोज़गार मिल रहा है। और ये टीवी पे आके बैठ के कहते हैं जी मईशत बेहतर हो गई है और बड़ी तरक्की कर ली है। आपके तो 100 से ज़्यादा तो पंजाब के अंदर कारखाने बंद हो गए हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उनको क्या आपने रोज़गार दिया है? और आपकी मईशत मुझे बताए ना कि क्या हम जो छोड़ के गए थे, जो 6% ग्रोथ था, क्या आप उस तक पहुँचे हैं? आप तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 2 से ऊपर तो आप जा ही नहीं रहे। और आपने जो IMF की रिपोर्ट थी उसको छुपा के रखा। तो देखिए, आवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है और नासमझ भी नहीं है। अब वो सोशल मीडिया का दौर है, उनको एक एक चीज़ की समझ है। तो एक तो ये कि आवाम निकली ही नहीं है। 7% वोट जो अभी मेरे इतलात के मुताबिक है, वो 7% वोट कास्ट हुआ है। PTI के लोग तो निकले ही नहीं है। लेकिन इसलिए कि किस लिए लेकिन हरीपुर के सीट पे तो बहुत जोर लगा है। मतलब है कि हरीपुर के हल्के में तो आपकी जमात ने, उमर अयूब साहब ने खुद और पार्टी ने, हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ गए, जलसे से खिताब किया। देखिए, आपकी इतला के मुताबिक PMLN का उम्मीदवार आगे, जबकि मेरे इतला के मुताबिक अभी भी PTI की उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जो वो आगे है। अब ये तो चले वो आगे भी हो, तब भी इतने वोट ले जाना मुस्लिम लीग नून के वोटर का आपके सूबे में जहां हुकूमत है, जहां पॉपुलैरिटी है, जहां उमर अयूब जैसा उम्मीदवार है। मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, मुझे पता है कैसे वोट डलते हैं। हमें जिस पोलिंग स्टेशन पे पूरे वोटों की जो पोलिंग बूथ है ना, जो उस एरिया का पूरा वोट था, वो 500 से ऊपर नहीं था, और उसमें 500 के 500 वोट डले गए। तो ये देखें, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चीज़ें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्या होता रहा है। और ये भी इतलात है कि लाहौर के अंदर जो है जितने हमारे पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर किया गया,
और फॉर्म 47 फॉर्म 45 जो है वो पहले से ही दस्तखत हो गए थे। ये इतलात भी आई हैं आपके सामने, होंगी मीडिया के ऊपर चल रही हैं, सुबह से चल रही हैं। ठीक, तो ये चीजें जो है ना, ये अच्छा ये फरमाइएगा कि जो आज इख्तियार वली साहब ने इल्जाम लगाए बहुत संगीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे, और उन्होंने कहा कि ये मंशियात ना सिर्फ भांग उगाते हैं बल्कि उसको फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, नेटवर्क है पूरा जो A to Z सारा काम करता है मंशियात पे कौम के नौजवानों को लगा रहे हैं। ये इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप लोग हुकूमत कुछ क्यों नहीं करी, कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही? मुसलसल एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और अब तो उन्होंने खुल के कह दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नाम लेके उन पे इल्जाम लगाए हैं। देखें अफसर आलम साहब, इख्तियार वली की पॉलिटिकल ज़ीरो हैसियत है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। बस उन्होंने चूँकि उनके साथ ये एजाज़ी प्राइम मिनिस्टर का वो अटैच हो गया है, बस उसकी वजह से आप लोग भी उसको अहमियत देते हैं, उसको बुलाते हैं। वरना यहाँ पे आप देखें ना, यूनियन काउंसिल आज तक वो नहीं जीता है। ज़मनी इलेक्शन की बात छोड़े, उसमें तो परवेज़ खटक का भाई लियाकत खटक जो उसका अपने वो पूरा उनके साथ खड़ा था, और एनपी उनके साथ खड़ी थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी थी। जो भी उनकी हैसियत हो, इल्जाम का बताएं, इल्जाम की करेंसी है कि नहीं है? और नहीं इल्ज़ाम देखें, अगर कोई सही बंदा इल्ज़ाम लगाता तो वो तो सुबह शाम, इसका तो कोई काम ही नहीं है। उसका क्या काम है उसमें? क्या अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेना चाह रहे इसके खिलाफ? वो दौर है कि देखें अफसर आलम साहब, ये वो दौर नहीं है कि आप कहें कि जी पहाड़ से उधर जो है इस तरह कुछ हो रहा है। ये वो दौर नहीं है। वहाँ पे देखें एजेंसियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ मौजूद हैं, वो एरिया जो है वो अंडर सर्विलेंस रहा है। ऐसे नहीं है कि वो लोगों को मालूम नहीं है। देखें ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, अब ये तो वज़ीर आला का काम है या हुकूमत का काम है कि वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या कितना इसके खिलाफ अदालत जाती है या क्या करती है, लेकिन आई थिंक कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं इस शख्स को हुकूमत का हिस्सा हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या फरमाइएगा कि आपने कहा एजेंसियां वहाँ मौजूद हैं, दिन आप इस तरह के इल्जामात लगाएं। आपने कहा एजेंसियां वहाँ मौजूद हैं और वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। पेशावर में DG ISPR पिछले वीक गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात की पिछले वीक कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने कहा कि टेरर क्राइम नेक्सस है और इसको सियासी पुष्ट बनाई है, जो दहशतगर्दी में ये पैसा इस्तेमाल होता है जो मंशियात से कमाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हो रहा है ना। देखिए अफसर आलम साहब, पहली बात तो ये कि देखें, पहली बात तो ये कि ISPR का मैं जवाब दे वो हमारे पार्टी की तरफ से आपने एजेंसियों की बात की है ना, तो चाहते हैं कि, और ये खुद कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना रगड़ा दें, हमें ना रगड़ें सियासत में। वो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो आप लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे आप? इख्तियार वली का हवाला देना। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, जो वज़ीर इत्तलात है अता तारड़, क्या अता तारड़ ने क्या कहा था जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया? उसी वक्त उन्होंने आके टीवी पे कहा कि जी ये देखें दहशतगर्दों के सहूलतकार है। यार आज तक कोई सबूत दे चुके हैं? वो कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी उनको? मैं पूछता हूँ, सहूलतकार है, अगर वो सहूलतकार है तो फिर इन्होंने तो कहा था कि वो नहीं बनेगा, वज़ीर आला नहीं बनेगा। क्या नहीं बना वज़ीर आला? ऐसे मज़ाक है। तो देखें उसके खिलाफ शुरू से लेकर अभी तक दो बातें हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हासिल इनको कुछ नहीं होगा। इससे कुछ भी नहीं है। ये ना प्रेशर में ला सकते हैं हमें, ना ये वज़ीर आला को प्रेशर में ला सकते हैं, क्योंकि वो इमरान खान का सिपाही है और इंशाल्लाह ताला वो डटा रहेगा अपने विकास के ऊपर। और इख्तियार वली साहब ने आज कहा है कि मंशियात के धंधे में मुलव्विस। देखिए दो पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहली बात, जो इख्तियार वली ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसका जवाब जो शौकत साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इख्तियार वली की क्या हैसियत है। हाँ। और वो अगर इलेक्शन जीते थे, पहली बात तो ये वो सबका MP हैं, मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। अब वो इलेक्शन कैसे जीते थे वो बता रहे हैं। भाई जब भी कोई इलेक्शन जीतता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ज़ाहिर है। कोई उसको सपोर्टर होते हैं, कोई धड़े होते हैं, जो भी होता है। वो जिसकी सपोर्ट से भी जीते वो इलेक्शन जीते, वो सबका MP हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इल्ज़ाम बहुत संगीन है, आम इल्ज़ाम नहीं है, और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उन पे है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि इस पर जो गवर्नमेंट है KP की, वो इसके ऊपर अपना रद्द अमल देगी, और अगर इसको डिनाई करेगी तो फैक्ट्स के साथ डिनाई करेगी। अगर आप मुझे कहें कि मेरी वजारत में करप्शन हो रही है, कुछ लोग मुलविस हैं, बराह रास्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं आपको दोबारा जवाबन गाली नहीं मुझे देनी चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि हाँ अफसार साहब आप ऑडिट करें, अगर मेरी ज़मीन के बारे में कोई बात हो रही है तो आप अपनी मीडिया की टीम लेके वहाँ पे जाएं,
और कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भेजें, ठीक। रिपोर्ट लें, उसका जवाब ये बनता है। दूसरी बात, वो जो आपने बात की ना, जो DGISPR की, जो उन्होंने कहा कि ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है KP में और पेशावर में, जो उन्होंने बात की, वो उन्होंने फैक्ट्स के साथ साबित किया कि इसके ताने बाने दहशतगर्दी से जुड़ते हैं। जो स्मगलिंग अफगानिस्तान से होती है, दहशतगर्द वहाँ पे हमारी ज़ाहिर है पोस्टों के दरमियान फासला है, जो बॉर्डर पे हैं, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर हमारी चेक पोस्टें हैं। एक पे जनाब फायर किया, उसे एंगेज किया, उधर से जो ख्वारिज हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस कर गए, और साथ साथ उसके मंशियात भी। और ये पूरा जो है ये एक माफिया है, ये पूरा एक पूरा ये एक क्राइम नेक्सस है उन्होंने, और फिर ये टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। एक सवाल का जवाब दे दें कि फौज को क्यों मैं एक सवाल पूछ रहे थे शौकत साहब, मुझे ये फरमाइए, आपने ये बात जो की ठीक है, लेकिन आप हुकूमत हैं, आप इस तरह इल्ज़ामात लगाएंगे एक वफाकी इकाई पे, तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके पास सबूत है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF वफाकी इदारा है, वो किधर सो रही है? देखिए ये वो क्यों नहीं कर रही इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? अगर इतना ही वाज़ेह केस है, ये बात जो इख्तियार वली साहब ने की है, यकीनन अगर उन्होंने मीडिया पे बात की है तो इसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, इसकी जांच पड़ताल होगी। ये अब ज़ाहिर है हम इसको पॉलिटिकल हुकूमत रंग देना नहीं चाहते, मैं इसमें कोई सियासी बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर होता है कि शायद हमें से कोई कार्रवाई होगी, सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये एक आप ये कहते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर इस पे इंक्वायरी होगी, फैक्ट पे बात होगी, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम नहीं देना चाहते। ठीक है शौकत साहब, आखिरी 10 सेकंड में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इनके पास कुछ है, गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस है तो वो बताए, ये किरदार कुशी से बाज आ जाए बस, के इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। जो वोट है वो बहुत शुक्रिया शौकत साहब। तारिक फजल चौधरी साहब, हमसे बात करने का वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, बाई इलेक्शन में क्या हुआ फील्ड से बराह रास्त। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुल्क के 13 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन, ये हमारा आज का हॉट इशू है। इन इलेक्शन में क्या हुआ फील्ड से बराह रास्त आपको दिखाते हैं। हम आपको उन आम हल्कों में लेके जाएंगे जहाँ पे एक कॉन्टेस्ट बहुत सख्त किस्म का हो रहा था, और उसमें हरीपुर का NA 18 सबसे अहम हल्का है, जहाँ पे उमर अयूब साहब नाहल हुए। उनकी जगह पे उनकी बेगम साहिबा शहरनाज उमर वो इलेक्शन लड़ रही हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और उनके मुकाबले में बाबर नवाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। सख्त मुकाबला वहाँ पे जारी है। वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे उमर आसिफ साहब, और लाहौर का हल्का हमाद अजहर साहब के वालिद साहब की, जो मियां अजहर साहब के फौत होने के बाद जो सीट खाली हुई थी, वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हैं मियां नुमान साहब नून लीग की तरफ से, और चौधरी अरसलान अहमद हैं आज़ाद यानी कि PTI के उम्मीदवार। वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगी वेलरिंग एंड्रयू। तो पहले मेरा ख्याल है कि हम हरीपुर चलते हैं, और बताइएगा उमर साहब कि क्या सिचुएशन वहाँ पे। बहुत ज़्यादा नज़रें हैं हरीपुर पे। चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे आए, उन्होंने भी हल्के से खिताब किया और पूरा जोर लगा रहे हैं उमर अयूब साहब और उनकी फैमिली। क्या नताइज निकल रहे हैं वहाँ से उस हल्के से? अफसर साहब, अगर हम NA 18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो कांटे का मुकाबला इस टाइम जारी है। बाबर नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने एक एक बंदे को, एक एक बरादरी को जो है यहाँ पे अप्रोच किया है, और उनका मुकाबला इस टाइम आज़ाद उम्मीदवार से है, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब की अहलिया हैं। अगर हम ताज़ा तरीन नताइज को इस टाइम देखें, 200 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो इस टाइम मौसूल हो चुके हैं। 602 कुल पोलिंग स्टेशन हैं। नताइज के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहरनाज उमर अयूब 63,971 वोट के साथ पहले नंबर पे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बाबर नवाज वो 62,319 वोट लेकर दूसरे नंबर पे, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहरनाज साहिबा, उनके पास लीड जो है वो सिर्फ 1,652 वोट के। ये कोई बड़ी लीड नहीं है, चूँकि 602 के करीब पोलिंग स्टेशन और अभी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आने। इस टाइम के अगर हम आपको बताएं तो मैं मौजूद हूँ बाबर नवाज है जो कि पाकिस्तान, और ये बताइएगा कि जो बाबर नवाज ने अभी, आप पहले तो लग रहा था कि शायद वो आगे हैं लेकिन वो पीछे हैं इस वक्त जो अभी तक गिनती हो रही है, फिर भी उनका इतने वोट लेना वहाँ पे सिग्निफिकेंट है? अगर है तो कैसे हुआ कि वो इतने वोट वहाँ पे ले गए, जबकि हुकूमत भी वहाँ पे PTI की है? और हम सुनते ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और PTI बहुत मकबूल है।
फिर इतना सख्त मुकाबला कैसे? अफसार साहब, जब हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई, ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों से बल्कि ख़वातीन से और नौजवानों से भी, तो उनके जानिब से यही बताया गया कि उमर अयूब साहब माजी में भी मुख्तलिफ जमातों से सिलेक्ट होकर आते रहे, लेकिन यहाँ पे सेहत के मसाइल भी हैं, यहाँ पानी के मसाइल हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं, वहाँ पर गैस के भी मसाइल हैं। जबकि जब छोटे से टेन्योर के लिए बाबर नवाज साहब आए तो उन्होंने चंद गाँवों में जो गैस का मसला था उसे हल किया। इसलिए ये देखने में आ रहा है कि कांटे का मुकाबला जो है वो इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके उम्मीदवार है कि लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, खाली नारों पे नहीं जा रहे। वेलरिंग, आप बताइएगा, आप लाहौर में मौजूद हैं और ये हल्का भी बहुत अहम है। अहमद अजहर ज़ाहिर है बड़े अहम ओहदे पे रहे, पीटीआई के बड़े लीडर्स में से एक हैं, और मियां अजहर भी बहुत पुराने सियासतदान, उनकी खाली की हुई नशिस्त, वहाँ पे मुकाबला कैसा चल रहा है मियां नुमान और चौधरी अरसलान के दरमियान? जी बिल्कुल, मियां अजहर की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी और अगर आपको सारे दिन के हवाले से बताऊं तो आज सारा दिन जो है वो पोलिंग स्टेशन पे गहमा गहमी भी जारी रही। इस वक्त भी अगर आपको सूरत हाल बताऊं तो टोटल यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वो 334 बनाए गए थे, जिसमें से अभी 132 के नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी। तो इस वक्त मियां नुमान जो है वो लीड कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं और इस वक्त उनकी जो वोट कास्ट किए गए हैं वो 14,650 के करीब है। इसके साथ चौधरी अरसलान दूसरे नंबर पर है और वो 9,055 वोट उनको इस वक्त कास्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि मुकाबला तो जब साफ साफ नजर आ रहा है। आप सारा दिन हल्के में रही हैं और वहाँ पे ज़ाहिर हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो क्या इल्ज़ामात वहाँ पे लगे हैं फील्ड में? जो आपने महसूस किया रिगिंग की बात हुई है, वोटर टर्नआउट कम रहा है, किस वजह से वोटर्स ज़्यादा बाहर नहीं निकले, और क्या कोई धांधली के या हंगामे के इल्ज़ामात हैं वहाँ पे? हाँ जी, देखिए अफसार साहब, ये जो हल्का है ये सारा जो है वो आरई बरादरी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मियाँ जो अजहर थे वो भी आरई थे, इसके बाद अभी जो यहाँ पर नून लीग के नुमाइंदे लड़ रहे हैं वो भी जो वो भी उनकी भी ज़ात यही है। इसके साथ जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं अरसलान अहमद, उनकी भी जो ज़ात है वो आरई है। तो ये आरई डोमिनेटेड हल्का है। और जो अगर यहाँ बात करें वोटर्स की, तो वोटर्स हमें जो है वो पूरे दिन जो है वो कम दिखाई दिए वोट कास्ट करते हुए, क्योंकि जिस स्कूल में कुछ 5 पोलिंग स्टेशन तो मैंने ही कवर किए और वहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ 35% लोगों ने अपना जो हक राय रही इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम देखे गए सारे पोलिंग स्टेशन पर। और इसके साथ यहाँ पर वो भी देखा गया कि जो यहाँ पर 7 जो कैंप्स लगाए गए थे वो नून लीग के ज़्यादा थे और जो आज़ाद उम्मीदवार के कैंप्स भी हमें दिखाई नहीं दिए। इसके साथ जैसे कि आपने पूछा कि इस बार वोटर्स का जो टर्न आउट था वो क्यों कम दिखाई दिया, तो इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं तो उनमें जो वोटर्स जो है वो कम ही घरों से बाहर निकलते हैं और कम ही वोट कास्ट करते हैं। तो वही ये वजह है कि ये बताइएगा कि वहाँ पे वोटर्स कम दिखाई जो, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। वहाँ पे आपने कहा कि आरई बरादरी के दरमियान मुकाबला है, तो क्या लोग वोट बरादरी की बुनियाद पे दे रहे हैं या परफॉर्मेंस की बुनियाद पे दे रहे हैं वोट? रुझान किस तरफ है? हाँ जी, कुछ लोग तो हैं जो बरादरी की बुनियाद पर जो है वो तो वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी वोटर्स से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे हल्के के अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसाइल है यहाँ सिवरेज का है। तो उनका यही कहना था कि ठीक है, हम ज़ात को मद्देनजर रखते हुए वोट तो कास्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारे मसले मसाइल हल करेगा और सिर्फ वादे नहीं जो इनको इम्प्लीमेंट करेगा, हम सिर्फ उसको ही वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो वो नून लीग के जो वोटर्स है फिर से जो वो काफ़ी ज़्यादा जो दिखाई दे रहे हैं। अभी भी इस वक्त मैं एक नून लीग का जो ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर तो अभी से आतिशबाजी भी करना शुरू हो गई है, दोनों की जो ढोल भी मंगाए गए हैं और यहाँ पर रस्म भी किया जा रहा है। आतिशबाजी शुरू होगी, लेकिन सीवरेज का मसला लाहौर के इतने अहम हल्के में अभी तक हल नहीं हो सका और हम तो सुनते हैं कि पंजाब और लाहौर में बहुत तरक्की हुई है। नईम कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं। NN96 के इंतखाबात हो रहे हैं। नईम साहब, ये बताइए क्या सिचुएशन है फैसलाबाद में? क्या वहाँ भी जाहिर है वोटर टर्नआउट तो कम है, हम सुन रहे हैं, वहाँ किस पार्टी के उम्मीदवार को लीड मिल रही है और उसकी वजूहात क्या हैं?
जी देखिए अफसार साहब, यहाँ पर जो जड़ावाला का इलाका है ये NA 96, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त रिजल्ट्स तकरीबन 100 के करीब रिजल्ट्स आ चुके हैं। 345 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन जो 100 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आए हैं इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी जो कि वज़ीर दाखिला बराए मुमलकत जो है बराए दाखिला जो है तलाल चौधरी उनके भाई हैं, इनको तकरीबन 23,000 के करीब वोट पड़े हैं और इनको अपने मुखालफ उम्मीदवार जिनके साथ मुकाबला था नवाब शेर वसीर जो कि गुज़िश्ता इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जिन्होंने लड़ा था, उनके तकरीबन 9,500 के करीब वोट हैं जो अब तक उन्हें कास्ट हुए हैं। तो मार्जिन अच्छा नहीं, ये बताइएगा कि ये जो नवाब शेर वसीर है तो इस वजह से 2024 के इलेक्शन में और तलाल को टिकट नहीं मिला था मुस्लिम लीग नून की तरफ से और नवाब शेर वसीर को दिया गया था और उसके बदले में फिर तलाल को सेनेटर बनाया गया। अब उनके भाई को टिकट दिया है वहाँ पे कौमी असम्बली का। इस चीज़ ने नवाब शेर वसीर ने जो किया है इससे कोई वोटर्स के उस पर फ़र्क पड़ा है, उनकी सोच पे या उनके वोट देने के पैटर्न पे? जी बिल्कुल यही वजह हुई है कि ये इतना ज़्यादा जो मार्जिन है, क्योंकि नवाब शेर वसीर जो हैं वो हमेशा से इलेक्शन लड़ते आए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर समझे जाते हैं। यहाँ पर 4 से 5 बार तकरीबन वो MNA मुंतखब हुए हैं और वो मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं उनमें शामिल रहे हैं। तो अब जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है उनको यही कहना है उनका कि जो नवाब शेर वसीर हैं ये कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि तलाल ने कंप्रोमाइज़ किया, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, उन्होंने अपना टिकट कुर्बान कर दिया, दीगर जो चीज़ें थी वो पार्टी से ले ली। तो नवाब शेर वसीर जो है उन्होंने कहा कि नहीं। बहुत शुक्रिया नईम कैसर साहब और उमर आसिफ साहब हमें ज्वाइन करने का। तो तीनों हलकों से जो हमें फीडबैक मिला है वो ये है कि लोग ये नहीं देखते कि अयूब खान का पोता या उस पोते की बीवी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि लोगों के साथ मुश्किल में कौन खड़ा होता है, उनके काम कौन करता है। फैसलाबाद में अगर वो लोग ये नहीं देखते कि अगर लोटा एक है और मुसलसल पार्टियां बदल रहा है तो लोग अब उसको भी नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि कमिटमेंट किसी भी सियासी जमात से हो वो मुस्तकिल होनी चाहिए। और तीसरा जो हमने लाहौर में देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जो हमारे मसाइल हल करेगा, सीवरेज का अभी भी मसला है उस हल्के में जहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्यों हल नहीं हो सका इतने सालों से, ये एक अलग से सवाल है। लेकिन लोग अपने काम होते देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे वोट देंगे और उम्मीद है कि ये ऐसे ही ट्रेंड चलेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल O लेवल और A लेवल के वालिदैन अरबों रुपया किस चीज़ के लिए अदा कर रहे हैं हर साल, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। O लेवल A लेवल वालिदैन की जेबों पर ब्रिटिश राज, ये हमारा आज का एडिटोरियल। और ये इसका ख्याल हमें इसलिए आया कि एक सौलत पाशा साहब हैं, ट्विटर पे बहुत सरगर्म हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट को हर साल कितने पैसे भरने पड़ते हैं इम्तिहान के लिए जो बाहर चला जाता है। और उसके जवाब में राना सिकंदर हयात जो पंजाब के वज़ीर तालीम है उन्होंने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में हम इसका हल निकालेंगे। लेकिन हल निकलता नहीं निकलता, अभी मैं बताऊँ आपको हो क्या रहा है। O लेवल हमारे रिसर्चर तैमूर हफीज़ ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने जो चीज़ें निकाली हैं वो उन्होंने ली हैं कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन CAIE से। और उसके मुताबिक O लेवल के इम्तहान की फ़ीस 30,000 से 40,000 फ़ी सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। A लेवल के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी फ़ीस 40 से 50,000। साल में 2 बार O लेवल और A लेवल के इम्तहानात होते हैं और एक मई जून में सेशन और एक अक्टूबर नवंबर में। और CAIE के मुताबिक इस साल मई जून सेशन में पाकिस्तान से 1 लाख से ज़ायद तलबा ने O और A लेवल में हिस्सा लिया। 1 लाख स्टूडेंट्स की फीस स्टूडेंट्स ऑन एवरेज अगर हम रखें 3,20,000 तो कुल फीस बनती है 32 अरब रुपया। और A लेवल की 1 लाख स्टूडेंट्स की फीस बनती है 16 अरब रुपए और 48 अरब रुपए एक साल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए गए। और तालीम का कुल बजट 112 अरब रुपए पाकिस्तान का और HEC का 40 अरब और 128 ममालिक से 16 लाख स्टूडेंट्स जिसपे 1 लाख पाकिस्तान के सिर्फ हैं और 12,500 एवरेज स्टूडेंट्स। लेकिन पाकिस्तान से औसत तादाद 8 गुना ज़्यादा यानी 1 लाख। ये पाकिस्तानियों को इतना मसला क्यों है? और इस पे जो वादा किया है सिकंदर हयात साहब ने, देखेंगे कि वादा पूरा करते नहीं कि करते। उन्होंने कहा है कि मेरा ये ट्वीट सेव कर लें तो आप भी सेव कर लें। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।